नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही दिलचस्प और हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है। भारत का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2000 का ढांचा। देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण सरकारी कागज नहीं है, बल्कि ये एक अल्टीमेट लीगल और लॉजिस्टिकल गाइड है। इसमें बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसीजर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से आउटलाइंड है। मतलब हमारे घर के डस्टबिन से लेकर फाइनल प्रोसेसिंग फैसिलिटी तक एमएसडब्ल्यू के डिस्पोजल, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेग्रीगेशन और कलेक्शन के लिए जो पूरी व्यवस्था लागू है, उसका ये आधार है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। हम कचरे के इस पूरे सफर और उससे जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियों को 6 मुख्य हिस्सों में डिकोड करेंगे। फ्रेमवर्क का ओवरव्यू, सेग्रीगेशन और कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल, सुरक्षित लैंडफिलिंग और आखिर में सबसे जरूरी नागरिक कर्तव्य और जुर्माना। सेक्शन 1, फ्रेमवर्क ओवरव्यू। किसी भी विशाल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए बुनियादी नियम स्थापित करना कितना जरूरी है, ये हम इस हिस्से में समझेंगे। असल में ये रूल्स 2000 कवर क्या करते हैं? तो देखिए, ये कोई गाइडलाइंस भर नहीं है, बल्कि एक सख्त लीगल फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क सॉलिड वेस्ट के पूरे फिजिकल लाइफ साइकिल को कंट्रोल करता है। एमएसडब्ल्यू के कलेक्शन से लेकर सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और फाइनल डिस्पोजल तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोसीजर्स इसी के तहत तय होते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि ये पूरी व्यवस्था 2 पहियों पर चलती है। एक तरफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं, जो रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो भी अपने टेरिटोरियल एरिया के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही अहम है। आम नागरिकों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और खुले में कचरा फेंकने यानी प्रोहिबिटिंग लिटरिंग को सुनिश्चित करना दोनों की साझा जिम्मेदारी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सेग्रीगेशन और कलेक्शन। ये कचरे के फिजिकल लाइफ साइकिल का पहला कदम है और सच कहें तो पूरे सिस्टम की नींव यही रखी जाती है। इस स्लाइड में एक गार्बेज बैग का पूरा फिजिकल सफर साफ नजर आ रहा है। ये म्यूनिसिपल अथॉरिटीज द्वारा तय किया गया एक सटीक सीक्वेंस है। स्टेप 1, सोर्स पर अलगाव। स्टेप 2, कलेक्शन। स्टेप 3, ट्रांसपोर्टेशन और स्टेप 4, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल। अगर पहला स्टेप गड़बड़ाया तो समझिए पूरा सिस्टम ही लड़खड़ा जाएगा। यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो है सोर्स सेग्रीगेशन। रूल्स बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि वेस्ट को उसके पैदा होने की जगह यानी सोर्स पर ही सेग्रीगेट करना अनिवार्य है। इसके बाद रेजिडेंशियल और अदर एरियाज में वेस्ट कलेक्ट करने के लिए व्हीकल्स और कंटेनर्स का एप्रोप्रिएट यूज किया जाना चाहिए। गीला कचरा अलग, सूखा अलग, बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे क्रूशियल स्टेप। सेक्शन 3, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स। अब जब कचरा अलग अलग इकट्ठा हो गया है, तो बारी आती है उसे रिहायशी इलाकों से उसकी अगली मंजिल तक ले जाने की। ये ट्रांसपोर्टेशन कोई रैंडम काम नहीं है कि कचरा उठाया और कहीं भी डाल दिया, बिल्कुल नहीं। कलेक्टेड वेस्ट को पूरी सख्ती के साथ सिर्फ डेजिग्नेटेड कम्युनिटी बिन्स या सीधे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तक ही ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऐसा इसलिए ताकि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी गंदगी के एकदम एफिशिएंटली फ्लो करता रहे। सेक्शन 4, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल मेथड्स। अब हम इस पूरे रूल्स के सबसे टेक्नोलॉजिकल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कचरे को सिर्फ डंप नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक रिसोर्स में बदला जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि ये रूल्स वेस्ट प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और एडवांस टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल की बात कही गई है, जैसे कि कंपोस्टिंग, बायोमीथेनेशन और आरडीएफ यानी रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल प्रोडक्शन। ये तकनीकें कचरे को मूल्यवान ऊर्जा या खाद में बदल देती हैं। और इन सभी अत्याधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को इस्तेमाल करने के पीछे का अल्टीमेट लक्ष्य बहुत ही सीधा और पावरफुल है, मिनिमाइज लैंडफिलिंग। मतलब हर हाल में ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम कचरा जमीन के अंदर गाड़ा जाए। सेक्शन 5, सेफ लैंडफिलिंग मैनेजमेंट। अब जो कचरा प्रोसेस नहीं हो सकता और जिसे हर हाल में दफनाना ही पड़ेगा, यानी हमारा आखिरी विकल्प, उसका क्या होता है? लैंडफिल्स कोई खुले डंपिंग ग्राउंड नहीं होते, बल्कि ये बहुत ही रेगुलेटेड होते हैं। रूल्स के मुताबिक इन्हें शहर से दूर अप्रोप्रिएट एरियाज में लोकेट किया जाना चाहिए। वहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए
और सबसे अहम, इफेक्टिव लीचेट मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कचरे से निकलने वाला जहरीला पानी रिसकर ज़मीन के पानी और आसपास के पर्यावरण को बर्बाद ना कर दे। सेक्शन 6 नागरिक कर्तव्य और जुर्माना। अंत में हम बात करेंगे रूल्स के उस हिस्से की जो सीधे तौर पर हमारे और आपके व्यवहार से जुड़ा है, और वो फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो नियम टूटने पर एक्टिवेट होता है। कोई भी सिस्टम सिर्फ अथॉरिटीज के दम पर नहीं चल सकता, इसीलिए रूल्स में पब्लिक अवेयरनेस पर बहुत जोर दिया गया है। ये साफ कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जनता का पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। लगातार जागरूकता अभियान चलने चाहिए ताकि सड़कों पर कचरा फेंकने की आदत यानी प्रोहिबिटिंग लिटरिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अब इसके वित्तीय पहलू यानी पैसों वाले सिस्टम को समझना भी जरूरी है। यहाँ दो चीजें हैं। एक तरफ रूटीन वेस्ट कलेक्शन के लिए यूजर फीस चार्ज करने का प्रोविजन है, और दूसरी तरफ जो लोग नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्यवाही के तौर पर स्पॉट फाइन्स को इम्पोज किया जाता है, खासकर लिटरिंग और नॉन सेग्रीगेशन के मामलों में। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सोचिए, अगर सिस्टम के पहले ही कदम पर यानी सोर्स सेग्रीगेशन फेल हो जाए तो पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा कितनी जल्दी एक ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए क्या सख्त स्पॉट फाइन्स लगाना ही एकमात्र व्यावहारिक तरीका बचा है? ये सच में सोचने वाली बात है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, घरों से जो रोजमर्रा का कचरा निकलता है उससे तो हम सब देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस बेहद खतरनाक और जहरीले कचरे का क्या होता है जो सीधे हमारी जान ले सकता है? आज हम एक ऐसे अदृश्य ब्लूप्रिंट की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हमें और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। ये एक ऐसा हिडन सिस्टम है जो बड़े बड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहद सख्त कानूनों से मिलकर बना है। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया को डीकोड करते हैं। अब नॉर्मल कचरे के मैनेजमेंट के बारे में तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कूड़ा फेंका और बात खत्म, लेकिन नहीं, आज हम देखेंगे पार्ट 2। जी हाँ, इस हिस्से में हम सामान्य समझ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उस हाई स्टेक्स दुनिया में कदम रखेंगे जहाँ हैजर्डस यानी खतरनाक और बायोमेडिकल कचरे का निपटारा किया जाता है। सच कहूँ तो यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है, इसीलिए इसके पीछे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कानून है वो दोनों ही एकदम सख्त होते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम इस पूरी जटिल पहेली को बहुत ही आसानी से समझेंगे। हमारे सामने ये 5 मेन पॉइंट्स हैं। हम शुरुआत करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिर हम उन कोर लीगल फ्रेमवर्क्स को देखेंगे जो इसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम हैजर्डस और बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग समझेंगे, और फाइनली देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटीज इन सबका पालन करवाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, भारी भरकम कानूनों की गहराई में जाने से पहले ना हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पर असल में काम कैसे हो रहा है। आखिर वो फिजिकल रियलिटी क्या है? इस वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जो डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है ना, वो हमारी म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका की होती है। और ये पूरा प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप सफ़र है। सबसे पहले आते हैं वो कलेक्शन व्हीकल्स यानी ट्रकों के बेड़े जो कचरा उठाते हैं। वहां से ये कचरा जाता है विशाल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में जहां इसे ट्रीट किया जाता है, और फाइनली जो कुछ बचता है उसे सुरक्षित लैंडफिल्स तक पहुंचाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यही फिजिकल ढांचा इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऑलराइट, अब फिजिकल ढांचे को तो हमने समझ लिया, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर। अब हम अपना ध्यान उस लीगल फ्रेमवर्क यानी कानूनी ढांचे की ओर शिफ्ट करते हैं जो इन सारी सुविधाओं को चलाता है, क्योंकि बिना सख्त नियमों के ये फैसिलिटीज पब्लिक की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगी, है ना? अगर हम कानूनों की इवोल्यूशन को देखें तो शुरुआत में वेस्ट मैनेजमेंट को प्राइमरीली 1986 के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही गवर्न किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे खतरे बढ़े, नई नई बीमारियां सामने आई, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि हमें और भी ज़्यादा स्पेसिफिक और कड़े नियमों की ज़रूरत है। और इसी के नतीजे में साल 2016 में 2 बेहद इम्पॉर्टेंट रूल्स पास हुए। पहला HWM यानी हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, और दूसरा BMWM यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सेक्शन 3 की, यानी मैनेजिंग हैजर्डस वेस्ट। 2016 में जो HWM रूल्स आए, उनका प्राइमरी एम बहुत ही क्लियर था।
उनका मेन फोकस खतरनाक कचरे का सेफ डिस्पोजल, रिसाइकलिंग और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को प्रिवेंट करना था। और ये रूल्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि ये कचरे की पूरी लाइफ साइकिल को मॉनिटर करते हैं। मतलब कचरे के जनरेट होने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, फिर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और एकदम एंड में डिस्पोजल तक हर सिंगल स्टेप को कवर किया गया है ताकि मिसहैंडलिंग का कोई भी लूप होल ना बचे। है ना कमाल की बात? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैकेनिज्म। अब ये क्या है? देखिए, जब भी खतरनाक कचरा किसी देश की सीमाओं के पार जाता है, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, तो ये सख्त नियम लागू होता है। इस ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई भी देश अनजाने में दूसरों के खतरनाक कचरे का डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए। और हाँ, इन सब में हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है। हैजर्डस वेस्ट का एकदम एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है। आसान शब्दों में कहूं तो कचरे की रिसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के लिए जो भी फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, उन्हें जमीन पर स्थापित करने का जिम्मा राज्य सरकार के ही कंधों पर होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ। अब हम दूसरी सबसे क्रिटिकल कैटेगरी पर फोकस करेंगे, हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि 2016 के BMWR रूल्स काम कैसे करते हैं। ये रूल्स अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के कलेक्शन और डिस्पोजल के लिए सख्त गाइडलाइंस देते हैं, और इसमें सबसे बड़ा मैंडेट है सेग्रीगेशन, यानी कचरे को अलग अलग करना। रूल्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कचरे को उसकी सही कैटेगरी में बांटा जाए, क्योंकि जब कचरा सही से अलग होगा तभी तो हम उसके लिए एक एप्रोप्रिएट डिस्पोजल मेथड चुन पाएंगे, राइट? सही सेग्रीगेशन के बिना तो सेफ डिस्पोजल लिटरली इम्पॉसिबल है। तो अब हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, कानूनी ढांचा भी समझ लिया। अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर। इस पजल का सबसे इम्पॉर्टेंट पीस, वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इस बात का ध्यान रखती हैं कि इन सारे नियमों का असल में पालन हो भी रहा है या नहीं। अगर आप इस टेबल को देखें तो समझ आएगा कि ये पूरी व्यवस्था एक कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह काम करती है। म्यूनिसिपैलिटी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, राज्य सरकार एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट सुनिश्चित करती है, और यहाँ इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड SPCB और लोकल अथॉरिटीज है ना, वो रूल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं और साथ ही साथ कंप्लायंस की गहराई से मॉनिटरिंग भी करती हैं। और टॉप पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इन सभी नियमों में बताए गए ओवरऑल कर्तव्यों को पूरा करता है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सख्त कानून और इन अथॉरिटीज की निगरानी का एक पूरा का पूरा अदृश्य नेटवर्क दिन रात काम कर रहा है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या कागजों पर बनी ये बेहतरीन कानूनी ब्लूप्रिंट और नियम जमीन पर हमारे पर्यावरण के भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए काफी हैं, या फिर हमें अवेयरनेस के लेवल पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सोचिए, रोजाना जो इतना कचरा निकलता है, आखिर उसका होता क्या है? आज हम बिल्कुल डिटेल में डिकोड करेंगे इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट को। ये कई रणनीतियों का एक ऐसा जबरदस्त जाल है जो कचरे को स्रोत पर ही रोककर हमारे पर्यावरण को बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इसके मुख्य ढांचे से, फिर देखेंगे स्रोत में कमी और रिसाइकल को। उसके बाद बात होगी रिकवरी और निपटान की, फिर प्रसंस्करण व परिवहन, और आखिर में पॉलिसी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का रोल समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पहले हिस्से पर, जो है इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का कोर, यानी इसका यूनिफाइड फ्रेमवर्क। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये असल में कई सारी रणनीतियों का एक बहुत ही गहरा कॉम्बिनेशन है। इसमें कचरे को कम करने से लेकर उसे दोबारा उपयोग करना, रिसाइकल करना और आखिर में जिम्मेदारी से डिस्पोज करना शामिल है। और सबसे खास बात, इसमें पूरा फोकस इस बात पर होता है कि कचरा बने ही ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सोर्स रिडक्शन से लेके रिसाइकलिंग तक के शुरुआती कदम कैसे काम करते हैं। यहाँ पर दो काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं और उनका अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सोर्स रिडक्शन या रोकथाम, जिसका मतलब है बेहतर डिजाइन और पैकेजिंग के जरिए कचरे को पैदा होने से पहले ही रोक देना, और दूसरी तरफ है रीयूज यानी पुनः उपयोग।
इसका सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ बन चुकी है उसे फेंकने के बजाय एक नई लाइफ देना। स्रोत पर ही कचरे को रोकने का एक बहुत ही शानदार और रोजमर्रा का उदाहरण है रीयूजेबल कंटेनर्स का इस्तेमाल करना। ये सुनने में भले ही छोटा लगता हो, पर सच में ऐसे छोटे बदलाव हर साल हजारों टन प्लास्टिक को लैंडफिल में जाने से रोक देते हैं। ये एक रियल गेम चेंजर है। और अगर रीयूज की बात करें तो ये तो हमारे घरों में हमेशा से होता आया है, जैसे पुराने कपड़ों को पोंछे की तरह इस्तेमाल करना या जैम के खाली डिब्बों में अपना सामान रखना। ये कचरे को एक मूल्यवान दूसरा जीवन देता है और इसके लिए किसी बड़ी मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जब किसी चीज को और रिड्यूस या रीयूज नहीं किया जा सकता, तब एंट्री होती है रीसाइक्लिंग की। यहाँ पर प्रॉपर फिजिकल प्रोसेसिंग के जरिए कागज, प्लास्टिक या कांच जैसे पदार्थों को बिल्कुल नए उत्पादों में बदल दिया जाता है। चलिए अब इस हायरार्की में थोड़ा और नीचे चलते हैं और बात करते हैं रिकवरी और सुरक्षित निपटान की, जहां बचे हुए कचरे का सुरक्षित अंत तय होता है। ये प्रोसेस सच में काफी टेक्निकल है। जब रिसाइकिल करना मुमकिन ना हो तो रिकवरी मैदान में आती है। इसमें कचरे की आखिरी बूंद तक से एनर्जी निकाली जाती है, जैसे कचरे से ईंधन या बिजली बनाना। और जब सब कुछ ट्राई हो चुका हो, तब आखिरी रास्ता बचता है रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल। ध्यान रहे, ये कोई आम कचरा फेंकने का मैदान नहीं है, बल्कि ये इंजीनियर्ड लैंडफिल होते हैं जो जहरीले रसायनों को जमीन और पानी में मिलने से रोकते हैं। ये स्टेप एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। अब हम उस अदृश्य बुनियादी ढांचे को देखते हैं, यानी प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड फिजिकल जर्नी पे टिका है। स्रोत से कचरा एफिशिएंटली कलेक्ट करना, उसे सही प्रोसेसिंग लोकेशंस तक ले जाना और आखिर में बचे हुए मटेरियल को डिस्पोजल साइट्स तक पहुंचाना। ये लिटरली इस सिस्टम का नर्वस सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि हर चीज़ सही जगह पहुंचे। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि प्रोसेसिंग का मतलब सिर्फ ट्रकों में कचरा भरकर यहाँ से वहाँ ले जाना नहीं है। ये कचरे के भौतिक और रासायनिक स्वरूप को पूरी तरह से बदल देता है, ताकि उसके अंदर छिपे हुए संसाधनों और ऊर्जा को बाहर निकाला जा सके। इस प्रोसेसिंग में बेसिक श्रेडिंग और छटाई तो आते ही हैं, पर साथ ही कंपोस्टिंग और एनारोबिक डाइजेशन जैसे जटिल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं। ये वही एडवांस टूल्स हैं जो बिल्कुल बेकार दिखने वाले कचरे को भी मूल्यवान संसाधनों में बदल देते हैं। सिस्टमिक लेवल पर ये सब कैसे होता है? आइए इसके मैक्रो इनेबलर्स को देखते हैं, यानी नीतियां और स्मार्ट तकनीक। मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट की अगर कोई असली पावर है तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ सख्त सरकारी नीतियां होती हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन या नेशनल रिसाइकलिंग टारगेट्स, और दूसरी तरफ उन्हें सपोर्ट करती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट वेस्ट बिन्स और AI बेस्ड ऑटोमेटेड छंटाई प्रणालियां। ये दोनों मिलकर इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, रोज़ाना के छोटे छोटे फैसले, जैसे कि कॉफ़ी के लिए एक रीयूजेबल कप चुनना, कैसे इन विशाल ऑटोमेटेड सिस्टम्स और नेशनल टारगेट्स पर असर डालते हैं। सच तो ये है कि स्रोत के स्तर पर लिया गया एक छोटा सा एक्शन आगे चलकर इन बड़ी नीतियों और तकनीक की सफलता को तय करता है। अगली बार जब कुछ फेंकने का इरादा हो तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए